अमीर ससुराल में गरीब मायके वालों की जगह। जैसी तेरी शक्ल घटिया है वैसी ही घटिया चाय बनाई है तूने। ले जा इस चाय को यहाँ से। माँ आप ये क्या कह रही हो? प्रेरणा तुम ठीक तो हो ना? दिखाओ तुम्हारा फेस जला तो नहीं ना? आखिर क्यों कोकिला अपनी बहू प्रेरणा के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। माँ मैं काम करने जा रही हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखना। ध्यान रखना प्रेरणा बेटी अपना। बूढ़े बीमार माँ बाप की जिम्मेदारी भी तेरे ऊपर आ गई है। तू अकेले न जाने क्या क्या करेगी। माँ आपको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस टाइम से अपनी दवाइयाँ लीजिए। प्रेरणा अपनी माँ बाप को समझाकर अपने घर से निकल जाती है। प्रेरणा कोकिला के आलीशान घर में नौकरानी का काम करती है। प्रेरणा पूरे घर में झाड़ू मार रही होती है कि तभी वहां पर कोकिला आती है। क्या बात है प्रेरणा, आजकल समय पर काम पर नहीं आती है? तेरे ना आने की वजह से घर में पूरा काम फैला हुआ है। मेरे बेटे राहुल ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। वो मालकिन, मेरे माँ बाप की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे रोज सुबह आने में लेट हो जाता है। मैं अभी सबके लिए खाना बना देती हूँ। अच्छा बस कर, रोती ही रहेगी या घर का काम भी कुछ करेगी? चल कोई बात नहीं। दरवाजे पर खड़ा राहुल प्रेरणा और अपनी माँ की बात सुन लेता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। प्रेरणा फटाफट झाड़ू मारती है और रसोई में जाकर झूठे बर्तनों को धोकर सबके लिए खाना बनाती है। ये लीजिए राहुल जी, नाश्ता मैंने टेबल पर रख दिया है, आप खा लीजिएगा। रुको प्रेरणा, यहाँ बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। ये लो प्रेरणा, ये कुछ पैसे हैं, इससे अपने माँ बाबा की दवाई ले आना। शुक्रिया राहुल जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। प्रेरणा और राहुल मन ही मन अब एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। तभी एक दिन, प्रेरणा मैं अब और तुम्हें मन ही मन नहीं पसंद कर सकता। मैं अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो राहुल जी आप? ये शादी कभी नहीं हो सकती। आप अमीर हो और मैं एक गरीब। जमाना थूकेगा इस रिश्ते पर। मुझे जमाने से नहीं, तुमसे मतलब है प्रेरणा। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, जमाने के साथ नहीं। अब राहुल और प्रेरणा जाकर एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और शादी करके राहुल प्रेरणा को घर लेकर आता है। तो प्रेरणा यहाँ मेरे बेटे के साथ? ये सब क्या है राहुल? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? नहीं माँ, आप कोई भी सपना नहीं देख रही हो। मैं प्रेरणा से प्यार करता था और मैंने इसलिए उसे शादी कर ली। खबरदार, जो इस गरीब को इस घर के अंदर लाने की तूने कोशिश भी की तो ये गरीब मेरे घर की कभी बहू नहीं बन सकती। ठीक है माँ, अगर ये आपके घर की बहू नहीं बन सकती तो आज से मैं भी इस घर का बेटा नहीं हूँ। मैं प्रेरणा को लेकर इस घर से जा रहा हूँ। राहुल प्रेरणा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकलने लगता है कि तभी कोकिला अपने इकलौते बेटे को जाता देखकर कहती है, रुक जा मेरा बेटा, तेरे सिवा कौन है मेरा? वापस आ जा, मत जा घर छोड़कर। प्रेरणा राहुल के साथ घर के अंदर आ जाती है। अगले दिन सुबह, ये लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। कोकिला चाय की एक घूंट पीती है और चाय को प्रेरणा के मुंह पर फेंकते हुए कहती है, जैसी तेरी शक्ल घटिया है वैसे ही घटिया चाय बनाई है तूने। ले जा इस चाय को यहाँ से। माँ आप ये क्या कर रही हो? हाँ मैं ठीक हूँ राहुल। माँ आप मेरी बीवी प्रेरणा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। बीवी होगी तेरी, मेरे लिए तो ये नौकरानी है और हमेशा नौकरानी ही रहेगी। राहुल प्रेरणा को लेकर कमरे में आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन प्रेरणा की माँ मालती उसको कॉल करके कहती है, बेटी प्रेरणा, गांव में तेज बारिश तूफान होने की वजह से हमारा मिट्टी का घर टूट गया है। मैं और तेरे पिता बेघर हो गए हैं। आप चिंता मत करिए माँ, कुछ समय के लिए आप मेरे ससुराल आके रह सकती हैं। नहीं बेटी, कहते हैं बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते और तू रहने की बात करती है। माँ अगर तुम अपनी बेटी के घर नहीं आई तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। मालती अपनी बेटी की कसम के आगे मजबूर हो जाती है और अपना बोरिया बिस्तर लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाती है। अच्छा, तो अब तुम लोग भी यहीं रहोगे? तुम्हारी गरीब बेटी कम थी जो तुम लोग भी यहीं पर आ गए अपना बोरिया बिस्तर उठाकर। माँ ये आप किस तरीके से बात कर रही हो? जैसे आप प्रेरणा की माँ हैं वैसे ही ये भी मेरे माता पिता हैं। पता नहीं इस गरीब लड़की ने मेरे बेटे के ऊपर क्या जादू किया है जो सिर्फ उसकी ही सुनता है। राहुल प्रेरणा के माता पिता को लेकर घर के अंदर आता है। ये लो प्रेरणा, आ गए तुम्हारे माता पिता। अब तो तुम खुश हो ना? अच्छा चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहकर राहुल ऑफिस चला जाता है और प्रेरणा के माता पिता डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं जहां प्रेरणा उनके लिए खाना परोस रही थी। तभी एक बार फिर कोकिला मालती और रामानंद को उनकी गरीबी का एहसास दिलाते हुए कहती है, प्रेरणा
तुम्हारे माता पिता की हिम्मत कैसे हुई मेरे महंगे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की? अपनी औकात भूल गए हैं क्या? गरीब हो तो गरीब की तरह जमीन पर बैठकर खाना खाओ। ला बेटी, हमारा खाना हमें यहीं दे दे। वैसे भी हमें महंगे टेबल पर बैठकर खाने की आदत नहीं है। अपनी बेटी प्रेरणा के मान मर्यादा को बचाते हुए मालती और रामानंद कुछ नहीं बोलते और जमीन पर बैठकर चुपचाप खाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मालती टेबल पर रखे फ्लावर पॉट को देख रही होती है। कितना सुंदर फूल है। कांच के बोतल में हम लोगों ने तो हमेशा पौधे जमीन में मिट्टी में ही लगाए हैं। मालती खुशी से उस फ्लावर पॉट को देख ही रही होती है कि तभी उसके हाथ से वो जमीन पर गिर जाता है और चकनाचूर हो जाता है। तभी वहां पर कोकिला आती है। ये क्या, मेरा इतना महंगा फ्लावर पॉट तुमने एक झटके में तोड़ दिया? तुम गरीब को इसकी कीमत भी पता है? माफ कर दो, मैं तो बस देख रही थी, मुझसे गलती हो गई। अब आए दिन कोकिला प्रेरणा को और उसके परिवार को उनकी गरीबी का एहसास दिलाती रहती है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है। प्रेरणा अपने पति राहुल के साथ घूमने के लिए बाहर जाती है। तभी राहुल की कार की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और उसके जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग एम्बुलेंस में उठाकर उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। एक्सीडेंट की खबर कोकिला के कान में पहुंचती है और कोकिला, मालती, रामानंद अस्पताल पहुंचते हैं। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है वो? ठीक तो है ना? मुझे मेरे बेटे को देखना है। उनकी जान तो बच गई है, लेकिन उनके सिर से बहुत ज्यादा खून गिरने की वजह से उन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो उनकी मौत भी हो सकती है। ये सब इस गरीब प्रेरणा की वजह से हुआ है। जब से मेरे बेटे से शादी करके आई है, इसने मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी को नरक बना दिया है। तू यही चाहती है ना कि मैं और मेरा बेटा मर जाए और तू पूरे घर पर राज करे? कोकिला बोलते बोलते वहीं बेहोश हो जाती है। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, उसके सामने ये सारी हरकतें मत कीजिए। पेशेंट को कौन खून देगा, मुझे ये क्लियर बता दीजिएगा। डॉक्टर साहब, मैं खून दूंगी अपने दामाद को, आप मेरे शरीर से खून निकाल लीजिए। मालती राहुल को खून डोनेट करती है और कुछ देर बाद कोकिला को होश आ जाता है। मेरा बेटा राहुल, राहुल कैसा है वो? राहुल अब पहले से बेहतर है। आपकी फैमिली में से मालती नाम की औरत ने उन्हें खून दिया है, जिसकी वजह से अब खतरे से बाहर है। मालती और रामानंद कोकिला के पास आते हैं। अब आप ठीक हो कोकिला जी? मुझे माफ कर दो मालती, मैं जिंदगी भर अमीरी और गरीबी में फर्क करती रही, लेकिन क्या आज कोई बता सकता है कि मेरे बेटे के शरीर में अमीर का खून है या गरीब का? तुमने मेरे बेटे की जान बचा दी मालती, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं कोकिला बहन, बीती बातों को भूल जाओ। और राहुल तुम्हारा बेटा है और मेरा दामाद भी तो है। चलो घर चलते हैं। प्रेरणा और राहुल अब पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। कोकिला भी अब प्रेरणा के मायके वालों के लिए एक सुंदर सा घर बनवा देती है और इस हादसे के बाद कोकिला के अंदर से अमीरी और गरीबी का फर्क हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये देखो, मैं अरबी और पालक के पत्ते ले आई हूँ। आज पालक बना लेते हैं और कल अरबी की सब्जी बना लेंगे। हमने आंगन में जो प्याज बोई थी वो भी अच्छे से उग गई है। अब तो हम गर्मा गर्म प्याज की पकौड़ी बना सकते हैं। बहुओं, तुम लोगों ने जो जुगाड़ से कपास की रजाई बनाई है ना, ये सच में काफी गर्म है, लेकिन जैसे ही रजाई से बाहर निकलती हूँ तो फिर से कपकपी शुरू हो जाती है। माँ जी, बस थोड़ा देर और इंतजार कर लीजिए। ये सारा काम खत्म कर हम कपास से गर्म कपड़े भी बना देंगे, फिर आपको रजाई के बाहर भी ठंड नहीं लगेगी। जल्दी से खाने की तैयारी करते हैं, बड़ी जोरों की भूख लग रही है और इन लोगों के भी आने का समय हो गया है। अपने जुगाड़ से तैयार किए हुए लकड़ी के घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहकर छोटे मोटे जुगाड़ से अपना गुजारा चलाया करती थी। क्या ये जुगाड़ इन सभी बहुओं ने अपने शौक से किए थे या इन जुगाड़ के पीछे गरीबी लाचारी थी? तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम इसे जानते हैं। बहू, बहुत ठंड लग रही है, ओढ़ने के लिए कुछ दे दे, वरना ठंड से कलेजा बर्फ की तरह जम जाएगा। माँ जी, घर में कुछ भी ओढ़ने के लिए नहीं है। एक काम करिए, आप ये काली चाय पी लीजिए, इससे आपको थोड़ी गर्माहट महसूस होगी और भूख भी शांत होगी। आखिरकार कब तक भूख को खत्म करने के लिए हमें ठंड में लाल चाय पीकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, सभी लोग इस ठंड के मौसम में कितने खुश हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ अलग अलग जगह पर घूम रहे हैं। और एक हमें देखो, ना ही ओढ़ने को एक ढंग की रजाई है और ना ही खाने को खाना। ऊपर से ये मिट्टी का घर तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बर्फ के घर के अंदर रह रहे हैं। ऐसी जिंदगी से अच्छी तो मौत है। संभालो अपने आप को, आखिरकार कब तक रोती रहोगी? जो किस्मत में लिखा है वही होगा। सभी बहुएं अपनी इस लाचारी को देख देख कर रोने लगती हैं। थोड़ी देर में उन सबके पति काम से आ जाते हैं और अब सभी बहुएं अपने पतियों को भी बस रात के खाने में चूल्हे पर बनी हुई लाल चाय देती हैं। ये क्या, आज भी बस लाल चाय?
3 दिन से तो हम सुबह शाम में लाल चाय पी रहे हैं। लाल चाय पी पी कर शरीर अंदर से जलने लग गया है। भूख के मारे दम निकल जाता है। खाली पेट तो अब काम भी नहीं होता। जब तक आप लोग कुछ काम करेंगे नहीं तो हम बनाएंगे क्या? जो थोड़ा बहुत लोगों के घरों का काम करके हमें पैसे मिलते हैं उससे हम राशन ले आते हैं, और जब तक काम नहीं है तो कहाँ से लेकर आए राशन? इसमें हमारी क्या गलती है? तुम सभी तो जानती हो कि मरने से पहले पिताजी ने सेठ जी के पास से कितना कर्जा लिया था। अब पिताजी तो स्वर्गवासी हो गई, लेकिन अब उस कर्ज को चुकाने के लिए हम सभी भाइयों को सेठ जी के यहाँ मुफ्त में काम करना पड़ता है। जब तक हमारा कर्ज नहीं खत्म होगा तब तक तो हमें काम करना ही होगा। इसी तरह इस गरीब परिवार की इस कड़कड़ाती ठंड में जिंदगी कट रही थी। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है, लेकिन अभी तक इनकी गरीब और लाचार भरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। 5 बहुएं हर रोज की तरह ठंड से कांपते हुए अपनी मिट्टी से बने घर में बैठी होती हैं कि तभी एक उनका मिट्टी का बना घर एक जगह से हल्का हल्का टूटने लगा था, जिसके चलते अब उस टूटे हुए हिस्से से उसे घर के अंदर काफी कड़कड़ाती ठंडी हवाएं घुस आती हैं। बहू, इस घर के टूटे हुए हिस्से से तो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। घर के अंदर पहले तो कम से कम घर के अंदर रह लेते थे, लेकिन अब तो रहा भी नहीं जा रहा। माँ जी, ठंड तो हम सभी को लग रही है, लेकिन हम करें तो कहाँ करें? जिनके पास ओढ़ने के लिए रजाई और खाने को रोटी नहीं है तो वो घर का जुगाड़ कैसे करेगा? सभी बहुएं और उनका पूरा परिवार ठंड से कांपते हुए उस टूटे फूटे घर में बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चला रहा था। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। कोमल हर रोज की तरह लोगों के घरों का काम करके वापस घर आ रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक बिलबोर्ड दिखता है। उस बिलबोर्ड में बहुत सुंदर सुंदर माउंटेन्स और वहां पर बने हुए लकड़ियों के घर थे, जिसे देख कोमल को एक तरकीब सूझती है और वो जल्दी से घर आती है। पहाड़ी और बर्फीली जगह पर ज्यादातर लकड़ियों के घर बने होते हैं ना, क्योंकि वह अंदर से काफी गर्म होते हैं। हाँ, ऐसी जगह पर तो लकड़ी के ही घर ठीक होते हैं। पता है, ये ठंड से काफी बचाते हैं। उनके घर के अंदर काफी गर्माहट होती है। अगर ऐसा है तो हम सब मिलकर एक लकड़ी का घर क्यों नहीं बनाते? आखिर कब तक इस ठंड में इस मिट्टी के घर में गुजारा करना होगा? समय तो लगेगा, लेकिन हम जितनी जल्दी इसकी तैयारी करेंगे उतना ही हमारे लिए ठीक होगा, वरना इस कड़कड़ाती ठंड में हम इस टूटे हुए घर में ज्यादा दिन तक अपना गुजारा नहीं कर पाएंगे। अपने पति के आते ही उन्हें लकड़ी के घर की सारी बातें बताती है, जो उन्हें भी काफी हद तक ठीक लगती हैं। और अब अगले दिन सभी के पति जंगलों से काफी सारी लकड़ियां काट कर लाते हैं और उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। वहीं अब सभी बहुएं अपने लकड़ी के घर तैयारी शुरू करती हैं। अभी तो बस हम लोगों ने शुरुआत की है, ना जाने हमें और कितना समय लगेगा। समय तो लगेगा और मेहनत भी, लेकिन यही मेहनत और समय हमें ठंड से भी बचाएगा। सभी बहुएं मिलकर धीरे धीरे करके अपने लकड़ी के घर को बनाने की शुरुआत करती हैं और लगभग 2 से 3 हफ्ते में उन सभी बहू का लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है, जो अंदर से सच में काफी गर्म था। यहाँ तो मुझे ज्यादा ठंड नहीं लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब तो मैं इस लकड़ी के घर में आराम से रह सकती हूँ। 5 बहुएं अपने लकड़ी से बने घर में आराम से रहती हैं। वहीं लक्ष्मी और एकता को एक कपास के खेत में नौकरी मिल जाती है। यहाँ तो काफी सारा कपास पड़ा हुआ है। ये लोग इस कपास का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? लगता है ये कपास खराब है। मुझे भी यहाँ के मजदूरों ने बताया, जो कपास खराब होता है ये लोग इसे यूं ही इस तरह फेंक देते हैं। वैसे भी ये कपास हमारे काफी काम आ सकता है। हम इस कपास की मदद से ओढ़ने के लिए गर्म रजाई बना सकते हैं। एकता को लक्ष्मी की बात बिल्कुल ठीक लगती है और अब दोनों बहुएं जल्दी से अपना सारा काम खत्म कर उस कपास के खेत से खराब रुइयों को घर ले आती हैं और उन्हें चादर और चुन्नियों में भरकर अच्छे से सिल देती हैं। और देखते ही देखते अब उन सबके पास 5 से 6 रजाई हो जाती हैं। बहू, इस रजाई को ओढ़कर तो मेरी पूरी ठंड ही छूमंतर हो गई। कितना अच्छा लग रहा है। 5 बहुओं ने अपनी जुगाड़ से इस कड़कड़ाती ठंड में रजाई और घर का तो इंतजाम कर दिया था, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इन लोगों के लिए खाने की थी। रजाइयों और घर का तो जैसे तैसे हमने जुगाड़ कर लिया, लेकिन अब खाने का कैसे करें? आखिरकार कब तक 4 दिन में एक बार खाना खाकर रोज रोज चाय लाल पी कर गुजारा करना होगा? अब भगवान ही हमारी कुछ मदद करेगा। कोमल पूनम ठंड से कांपते हुए रास्ते से जा रही होती हैं कि तभी उन्हें रास्ते में कुछ पालक के पत्ते और अरबी मिलती है, जिसे देख, अरे ये तो पालक के पत्ते और अरबी हैं, क्यों ना इन्हें घर ले चले, इससे तो कुछ बना ही लेंगे। पूनम और कोमल उन पालक के पत्तों और अरबी को लेकर घर आती है, जिनसे सब्जी बनाकर आज पूरा परिवार न जाने कितने दिनों के बाद पेट भरकर खाना खाता है।
और इसी तरह पांचों बहुएं खाने पीने को लेकर भी जुगाड़ करती हैं। क्या हुआ, हमने समय रहते प्याज वगैरह की खेती कर ली थी, अब तो हम इससे पकौड़े बनाकर भी खा सकते हैं और बेच भी सकते हैं। वैसे ही ठंड का समय है और ठंड में तो लोग ऐसी गर्मा गर्म चटपटी चीज खाना पसंद करते हैं। और जो भी पैसे मिलेंगे हम उससे जोड़कर अपने पतियों की मदद भी करेंगे। अब जहां दो बहुएं घर में रखी बाकी कपास की मदद से गर्म कपड़े बनाती हैं, तो वहीं दो प्याज के पकौड़े और चाय बनाकर बेचती हैं। अरे ठंड के मौसम में गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े और चाय का तो मजा ही कुछ और है। अरे और नहीं तो क्या, इस कड़कड़ाती ठंड में जब तक कुछ गर्मा गर्म और चटपटा ना खाओ तो मेरा तो जी ही नहीं भरता। अरे एकता बहू, तू ये इतनी सारी मूंगफलियां कहाँ से ले आई? दिखने में तो कच्ची लग रही हैं। लक्ष्मी बहू, तूने तो हम सबके लिए गरम स्वेटर और रजाई बना ली थी ना, तो अब इन कपास से ये रजाई और स्वेटर किसके लिए बना रही हैं? माँ जी, यही पास में मूंगफली का खेत है, मुझे तो आज ही पता चला, इसलिए वहाँ से मूंगफलियां लेकर आ गई। अब इन्हें भूनकर और मूंगफली में गुड़ मिलाकर गुड़ की पट्टी तैयार करेंगे और ठंड में बेचेंगे। ठंड में तो ये भी अच्छी खासी बिक जाती है। अरे यहीं पास में हर हफ्ते बाजार लगता है, तो मैं वहीं पर रजाई और स्वेटर बेचूंगी, इससे हमें थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे। अब सभी बहुएं इसी तरह मेहनत करके पैसे जोड़ती हैं और जल्द से जल्द अपना सारा कर्जा चुका देती हैं। और अब उनके पति दूसरी जगह पर काम करके पैसे कमाते हैं और अब धीरे धीरे उन सबकी माली हालत भी ठीक होने लगती है।